गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एफटीए साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, और ये यूके यूरोपियन यूनियन के बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अगला एफटीए है इंडिया का। ये एग्रीमेंट जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रेड डिप्लोमेसी को हमारे प्रोजेक्ट कर रहा है। न्यूजीलैंड ने कमिट किया है इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स सभी इंडियन प्रोडक्ट्स पर, और जो है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वहाँ पर अभी तक 10% तक की जो ड्यूटी फेस कर रहे थे, उनको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इंडियन गुड्स एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ पर अब इंजॉय कर पाएंगे, और खासकर जो सेक्टर्स जो हमारे बैकबोन हैं इंडिया के एमएसएमई इकोसिस्टम के, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के, उन्हें इस का बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। न्यूजीलैंड जो है सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान्स कीवी एप्पल्स हनी के लिए इंडिया में। इंडिया ने कुछ अपने सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इन टैरिफ कंसेशन से बाहर रखा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया का कंसिस्टेंट स्टैंस कि हम फार्मर और फिशरमैन इंटरेस्ट को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो विमेन लेड नेगोशिएशन जिसमें फॉलो हुई है। इंडिया की फर्स्ट विमेन लेड एफटीए है ये, जिसमें सारी नेगोशिएटिंग टीम इंडिया की तरफ से वो विमेन जो है उसमें अवेलेबल थी। तो एक सिग्निफिकेंट मार्कर है ये नारी शक्ति का गवर्नेंस में। ये एग्रीमेंट जो है अनप्रेसिडेंटेड पाथवेज क्रिएट कर रहा है इंडिया के यूथ के लिए ग्लोबल अरीना में, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो इस एग्रीमेंट का पार्ट है कि कोई न्यूमेरिकल कैप्स नहीं होगा इंडियन स्टूडेंट्स का। न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स को परमिट किया जाएगा कि वो 20 घंटे हर हफ्ते काम कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स भी मिलेंगे उन्हें अप टू 3 ईयर्स स्टेम ग्रेजुएट्स को, और अप टू 4 ईयर्स फॉर डॉक्टरल स्कॉलर्स को। टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा भी दिया जाएगा 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। न्यूजीलैंड ने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्लेज की है, और एक रीबैलेंसिंग क्लॉज भी है इस एग्रीमेंट के अंदर, मतलब कि इंडिया करेक्टिव एक्शन ले सकता है अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो है वो सही से फॉलो नहीं हुई हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं इसके कि रीबैलेंसिंग क्लॉज जो है वो प्रॉमिसिंग तो है पर अभी तक तो टेस्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, जब समय आएगा तब पता लगेगा। ट्रिकल डाउन बेनिफिट जो आर्टिसन कम्युनिटीज़ या स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उसके लिए हमें टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा बियॉन्ड दी एफटीए। डेयरी और एग्रीकल्चर एक्सक्लूजन जो हैं अभी तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया है, लेकिन फ्यूचर में जब रिव्यू राउंड्स होंगे इसके एफटीए के, तब न्यूजीलैंड जो है वो इस चीज़ के ऊपर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड खुद एक ग्लोबल डेयरी पावर हाउस है। तो एक्सपोर्ट वे फॉरवर्ड ये है कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें उसको अच्छा बनाया जाए ताकि मार्केट एक्सेस गेंस हो। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो एग्रीकल्चर में बनाने का प्लान है उससे बूस्ट हो प्रोडक्टिविटी हॉर्टिकल्चर और बी कीपिंग में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बन्ने मनाशे। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 250 मेंबर्स बन्ने मनाशे के फ्रॉम मणिपुर एंड मिजोरम रिसेंटली इसराइल अराइव हुए हैं एक ऑफिशियल रेलोकेशन प्रोग्राम के अंडर। ये कम्युनिटी लगभग 7,000 लोगों की है। मीज़ो और कुकी ट्राइब्स ही हैं इसमें मोस्टली, जो कि कहते हैं कि वो 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल का पार्ट थे। तो हुआ क्या कि 722 बीसी के टाइम पर एसीरियन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ इसराइल का, उससे जो है 10 ट्राइब्स नॉर्दर्न इसराइल से जो है वो एग्जाइल में चली गई। ओवर टाइम उनके डिसेंडेंट्स अलग अलग जगह पर चले गए और उनको लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल का नाम दिया गया। कई हज़ारों सालों तक जूइश कम्युनिटीज़ जो हैं वो इनको सर्च करती रही, इनके ट्राइब्स के इन ट्राइब्स को। अब बन्ने मनाशे जो हैं मणिपुर और मिज़ोरम के, वो कहते हैं कि हम ट्राइब ऑफ मनासे को बिलोंग करते हैं जो लार्जेस्ट थी इन 10 ट्राइब्स में। इनके एंसेस्टर्स माइग्रेट होते हुए ओवर सेंचुरीज पर्शिया आए, फिर पर्शिया से अफगानिस्तान, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेटल हुए। अब अगर हम देखें तो जो कैसे पता लगा इन ट्राइब के बारे में कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब 19 सेंचुरी में प्रोटेस्टेंट मिशनरी एक्टिविटी शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो लोकल ट्राइब्स में बाइबल लेकर गए। वहाँ पर जो है मैसेनिक फिगर्स जो हैं उनके बारे में बिलीफ फैलाया गया क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। तो उससे जो है इजरायली हिस्ट्री का भी एक्सपोजर मिला वहाँ के ट्राइब्स को, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स को। जो ये क्रिश्चियन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, इन्होंने कंडीशंस क्रिएट की री इंटरप्रेट करने के लिए आइडेंटिटी, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर कुछ ग्रुप्स को अपनी रिलीजियस रूट्स के बारे में पता लगा। 1951 में एक मीज़ो मिस्टिक थे चालियांग थैंगा, उन्होंने क्लेम किया कि उनको एक ड्रीम आया है जिसमें कि मीज़ो कुकी और चिन ट्राइब्स जो हैं उन्हें पता लगा है कि वो डिसेंडेंट्स हैं एंशंट इसराइलाइट्स की। लेट 1970s में एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट हुई टुवर्ड्स जुदाइज़म, जो कि इन्हीं कम्युनिटीज़ से शुरू हुई। इजरायली ऑर्गेनाइजेशन अमिशाव जो है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को गाइड करने के लिए और टाइज फैसिलिटेट करने के लिए इसराइल के साथ।
1980s में बहुत से मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ने फॉर्मली जुदाइज़्म जो है अडॉप्ट किया। फिर एफर्ट्स जो है वो किए गए कि ओरल हिस्ट्रीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो हाईलाइट हों इस कम्युनिटी में। 2005 में जो चीफ रेबिनेट थे इसराइल के, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया इनको एज अ लॉस्ट सीड ऑफ इसराइल। और उसके इस रिकॉग्निशन के बाद इसराइल ने धीरे धीरे माइग्रेशन अलाउ की स्मॉल बैचेस में, कई बार उस प्रोसेस को रोका भी गया। लेकिन इस रिकॉग्निशन के बावजूद बहुत से ये माइग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इंटीग्रेशन चैलेंजेस फेस करते हैं इसराइल में। ओके, क्योंकि उनके डिफरेंसेस हैं फिजिकल फीचर्स और कल्चरल बैकग्राउंड में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अभिलेख पाटल पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अर्ज किया है सिटीजन्स को कि वो एक्सप्लोर करें अभिलेख पाटल पोर्टल डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिया की हिस्टोरिकल लेगेसी की। तो अभिलेख पाटल पोर्टल जो है वो एक फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है एक्सेस करने के लिए नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का रेफरेंस मीडिया एंड डिजिटाइज्ड कलेक्शंस थ्रू द इंटरनेट। एक डिजिटल रिपॉजिटरी है, थॉटफुली क्यूरेट की गई है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा। इसमें लगभग 7 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। इसका पर्पज़ है इंश्योर करना एफर्टलेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स, आर्काइवल रेफरेंस मीडिया, डिजिटाइज्ड हिस्टोरिकल गवर्नमेंट फाइल्स, ये सब इसका पार्ट हैं। अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है? 1891 में इस्टेब्लिश हुआ। नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपॉजिटरी है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉपलर वेदर रडार। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटीएम पुणे ने एक न्यू एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार महाबलेश्वर में कमीशन किया है अंडर मिशन मौसम। तो ये डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हुए वेलोसिटी डेटा जो है वो प्रोड्यूस करता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस से। ये रडार सिस्टम जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं मूवमेंट ऑफ टारगेट्स की और उनकी पोजीशन की। होता क्या है इन रडार्स में, एक बीम ऑफ एनर्जी जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, ये एक एंटीना से एमिट होती हैं। जब ये बीम किसी ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर में स्ट्राइक करती है तो एनर्जी स्कैटर होती है ऑल डायरेक्शंस में, लेकिन और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार में आती है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और रडार रिसीव करेगा। ठीक है। तो कई फ्रीक्वेंसी के रडार होते हैं, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड। तो ये यूज़ किए जाते हैं मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम्स और क्लाउड बैंड्स को ट्रैक करने के लिए। अब एक्स बैंड रडार जो है वो थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग को डिटेक्ट करता है। सी बैंड रडार जो है वो साइक्लोन की ट्रैकिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्रिसुर पूरम। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल जो है वो उसकी जो सेलिब्रेशन है उसको स्केल डाउन किया है बिकॉज ऑफ फायरवर्क यूनिट एक्सप्लोजन, जिसमें कि 15 लोगों की जान चली गई थी। तो थ्रिसुर पूरम जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल फेस्टिवल्स है केरला का। 200 साल पुराना है लगभग। ब्रेन चाइल्ड है ये राजा राम वर्मा का। और इसमें 10 टेम्पल्स यूनाइट होते हैं और एक स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले दिखाते हैं डिवोशन और राइवलरी का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस कालपेनी। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस कालपेनी रिसेंटली अराइव हुआ है गान इन अदूर अटोल, मालदीव्स में। तो ये आईएनएस कालपेनी क्या है? फास्ट अटैक क्राफ्ट है इंडियन नेवी की। इसको जीआरएससी कोलकाता ने बनाया है। कमीशन हुआ 2010 में। कालपेनी आइलैंड जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये स्पेशलाइज करता है एंटी स्मगलिंग, वेसल बोर्डिंग, सर्च एंड सीजर एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कावासाकी डिसीज़। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मल्टी सेंटर स्टडी ने रिसेंटली फाइंड किया है कि प्रेडनिसोलोन अगर ऐड किया जाए कन्वेंशनल प्राइमरी थेरेपी में कावासाकी डिसीज़ की, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा कोरोनरी आर्टरी लीजन्स में। ठीक है। तो कावासाकी डिसीज़ क्या है? इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं। एक ऐसी रेयर डिसीज़ है जो फीवर और इन्फ्लेमेशन करती है ब्लड वेसल्स की। मोस्टली चिल्ड्रन जो 5 साल से कम एज के हैं, खासकर बॉयज़, उन्हें ज़्यादा होता है। और इसका कॉज तो अभी पता नहीं है, लेकिन मोस्ट केसेस जो है लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग में होते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिसीज़ है चिल्ड्रन में इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ये कंडीशन जो है वो इम्यून सिस्टम को ऐसा कंडीशन कर देती है कि वो ब्लड वेसल्स को अटैक करने लगता है और ये कोरोनरी आर्टरीज को अफेक्ट करती है। हाई फीवर होने लगता है इसमें मोर देन 5 days अगर हो रहा है। रैश हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स में या जेनिटल एरिया में। लिम्फ नोड्स जो है नेक में एनलार्ज हो जाते हैं। बहुत रेड आइज हो जाती हैं थिक डिस्चार्ज बिना। अब ये ट्रीटमेंट इसमें जो है वो पॉसिबल है। मोस्ट चिल्ड्रन बेटर फील करते हैं और इसको यूजुअली जो है हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है। आईवी डोज दी जाती है IVIG की, एंटीबॉडीज़ की। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is India-New Zealand Free Trade Agreement. This topic is important for our economy section. So India has signed its FTA with New Zealand after such major agreements with UK and European Union. So this agreement is being projected as a model of inclusive, development-oriented trade diplomacy. Okay, so according to this agreement, New Zealand has committed to the immediate elimination of tariffs on all Indian products, and key Indian exports they are currently face about 10% of tariffs in that market. This would give Indian goods a direct competitive advantage. Several sectors which form the backbone of India's MSME ecosystem, and they are labor-intensive manufacturing units. They would benefit. They would benefit from this agreement. New Zealand will support agricultural productivity action plans for kiwis, apples, and honey. Crucially, India has ring fenced sensitive agriculture products from tariff concessions, including dairy products, vegetables, other items. This reflects India's consistent stance across all trade negotiations. Farmer and fishermen interests are non negotiable for Indian government. So it is being described as India's first women-led FTA because the entire negotiating team comprised of women. This is a significant marker of Nari Shakti in governance. This agreement has carved out unprecedented pathways for India's youth in the global arena. There will be no numerical caps on Indian students in New Zealand. Students will be permitted to work at least 20 hours per week during studies. Post-study work rights of up to 3 years for STEM graduates and up to 4 years for doctoral scholars will be there. Temporary employment entry visa for up to 5,000 Indian professionals at any given time will be allowed. So New Zealand has also pledged to facilitate $20 billion of investment into India, and there will be a rebalancing clause which would allow India to take corrective action if such investment commitments fall short. Okay, so this is a major challenge as well, that this rebalancing clause is promising but untested as of now. The trickle down benefits to artisan communities would require uh, targeted policy support beyond the FTA. Dairy and agricultural exclusions, which we have secured as of now. But in future review rounds, New Zealand may not agree to it because it is a global dairy powerhouse itself. So, therefore, the way forward is that we have to focus on export infrastructure in labor intensive sectors so as to absorb and scale up the market access gains that we have made through such FTAs. Centers of excellence in agriculture will be required to boost productivity in horticulture and beekeeping. So the next topic is Bane Menashe. This topic is important for our art and culture section. Around 250 members of Bane Menashe from Manipur and Mizoram recently arrived in Tel Aviv under an official relocation program. This community numbers about 7,000, and they have drawn largely from Mizo and Kuki tribes, and they claim descent from one of the 10 lost tribes of Israel. So what has happened in the past is that around 722 BC, Assyrian conquest of Israel led to the exile of 10 tribes from northern Israel. Over time, their descendants became known as the lost tribes of Israel, and for centuries, Jewish communities worldwide have searched for traces of these tribes. So, Bane Menashe of Manipur and Mizoram believe that they descend from the tribe of Manasseh, the largest among these lost tribes. Their ancestors migrated eastward over centuries through Persia and Afghanistan before settling in northeast India. So what happened is that during the 19th century Christian missionary activity in northeast India, when they introduced Bible to the local tribes, uh, this helped facilitate the spread of Christianity and also exposure to the Israelite history. So Christian revivalist movement created conditions for reinterpreting the identity. This environment encouraged some groups to seek deeper historical and religious roots. And the important movement came in 1951 when the Mizo mystic claimed that he saw a dream revealing Mizo, Kuki, and Chin tribes being descendants of ancient Israelites. From the late 1970s, a structured movement towards Judaism emerged among these communities. The Israeli organization Amishav played a crucial role in guiding religious transformation and facilitating ties with Israel. By 1980s, many members of the community had formally adopted Judaism. Efforts were also made to highlight oral histories and cultural practices, and in 2005, the chief rabbinate of Israel recognized them as the lost seed of Israel. Following recognition, Israel allowed gradual migration in small batches, sometimes pausing the process. But despite recognition, many Bnei Menashe migrants face racial discrimination and integration challenges in Israel. Okay.
So the next topic is Abhilekh Patal portal. This topic is important for our governance section. Recently, PM Modi has urged citizens to explore the Abhilekh Patal portal for deeper understanding of India's historical legacy. So this is a full-featured web portal to access the National Archives of India's reference media and its digitized collections through the internet. So it's a digital repository thoughtfully curated by NAI, National Archives of India. It comprises of an astounding 7 million records. Its purpose is to ensure the effortless accessibility of historical records, reaching across geographical borders to engage a diverse global community. So it consists of public records, private papers, archival, reference media, digitized historical government files. What is National Archives of India? It was established in 1891. It is the repository of non-current records of Government of India. Its headquarters is in New Delhi and falls under the Ministry of Culture. So the next topic is Doppler weather radar. This topic is important for your science and tech section. Recently, IITM Pune has commissioned a new X-band Doppler weather radar at Mahabaleshwar under Mission Mosam. So Doppler weather radar is a specialized radar which uses Doppler effect to produce velocity data about objects at a distance. These radar systems can provide information regarding the movement of targets as well as their position. In radars, a beam of energy called radio waves is emitted from an antenna. When this beam strikes an object in the atmosphere, the energy scatters in all directions, some reflecting back directly to the radar. The larger the object deflecting the beam, the greater will be the amount of energy that the radar receives in return. So, this weather system is used to track the movement of weather systems and cloud bands and gauge rainfall over its coverage area of about 500 kilometers. X band radar is used to detect thunderstorms and lightning, whereas a C band radar is helpful in cyclone tracking. So the next topic is Thrissur Puram. This topic is important for our art and culture section. As the celebrations of Thrissur Puram festival were scaled down in view of firework unit explosion, thousands have thronged the ground of Vadakunathan temple in Thrissur city to witness this festival. So it is one of the most important or popular temple festivals of Kerala. It dates back to over 200 years. It is the brainchild of Raja Ram Verma. It unites 10 temples in a spectacular display of devotion and rivalry. So the next topic is INS Kalpeni. This topic is important for your security section. So recently, an Indian Navy fast attack craft, INS Kalpeni, arrived in Maldives. It is the fast attack craft of the Indian Navy, built by the GRSC Kolkata for Indian Navy. It was commissioned in 2010. It is named after Kalpeni Island of Lakshadweep group of islands. It specializes in anti-smuggling, vessel boarding, research and seizure, as well as search and rescue operations. Okay. So the next topic is Kawasaki disease. This topic is important for your environment and social issues topic. So a multi-center study has recently found that addition of prednisolone to the conventional primary therapy for Kawasaki disease had no effect on lowering the number of cases of coronary artery lesions at 1 month from the onset of this disease. This disease is a rare disease which causes fever and inflammation of the blood vessels. It occurs mostly in children younger than 5 years age and affects boys more than the girls. The cause of Kawasaki disease is unknown, although more cases happen in late winter and early spring. It is the most common form of acquired heart disease in children in developed countries. Okay, the condition causes the immune system to attack blood vessels. It affects the coronary arteries, which carry blood to the heart muscles. So the symptoms include high fever lasting more than 5 days, a rash on the main part of the body or in genital areas, an enlarged lymph node in the neck, very red eyes without a thick discharge. It is often treatable with early treatment, and it is usually treated in hospital with the IV dose of immunoglobulin antibodies. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.